गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हम यहाँ पर कार्बन के अपचयन की बात कर रहे थे, कार्बन या फिर CO2 के अपचयन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमने डार्क रिएक्शंस की बात की थी, या फिर कहें कि जो स्ट्रोमा में रिएक्शंस चल रही थी, जो स्ट्रोमा पार्ट में रिएक्शंस चल रही थी, ये स्ट्रोमा में चलने वाली C3, C4 और केम थी, केम साइकिल, टेस्टुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर ये तीनों की ही साइकिल्स यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो यहाँ जो फर्स्ट थी, जिसको किसने दिया है, केल्विन मेंसन ने। तो हम फर्स्ट यहाँ पर C3 साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ जो C3 साइकिल होती है, जिसको हम केल्विन मेंसन साइकिल भी कहते हैं, केल्विन मेंसन चक्र। तो यहाँ ये जो केल्विन मेंसन चक्र है, ये केल्विन मेंसन चक्र जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में संपन्न होता है, क्योंकि इसके सभी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। जो अधात्री भाग होता है वहां पर इसके सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में जो पहला फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेबल यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, वो स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला होता है। स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, 3 कार्बन वाला। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, C3 साइकिल। 3 कार्बन वाले कंपाउंड के कारण हम इसको क्या कह रहे थे, C3 साइकिल कह रहे हैं। और बनने वाला 3 कार्बन वाला जो यौगिक होता है वो कौन सा होता है, 3PGA, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल। यहां पर पहला स्थायी पदार्थ होता है इस साइकिल का। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम साइकिल की तरफ चलते हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कैसे निर्मित होता है, कैसे स्टेबल है ये। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो फर्स्ट रिएक्शन होती है रिबुलोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण। यहाँ जो रिबुलोज मोनोफॉस्फेट होता है उसका सबसे पहले फॉस्फोरिलीकरण होता है। और ये फॉस्फोरिलीकरण कैसे होता है, यहाँ पर 6 मोल होते हैं रिबुलोज मोनोफॉस्फेट के। ये 6 मोल जो रिबुलोज मोनोफॉस्फेट के होते हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ATP ग्रहण करते हैं, या फिर ये कहें कि ऊर्जा गेन करते हैं। ऊर्जा लेकर के किस में बदल जाते हैं, यहाँ ऊर्जा ग्रहण करेंगे 6 ATP को, क्योंकि 6 मोल है। रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 6 मोल से। रिबुलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मोल ATP लेकर के 6 मोल ही किसका निर्माण कर रहे हैं, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण कर रहे हैं। अब इस रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का होता है यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन। और ये कार्बोक्सिलेशन या तो रूबिस्को एंजाइम या फिर कहें RUBP कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में होता है। रूबिस्को या फिर RUBP कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में यहाँ पर इसका कार्बोक्सिलेशन होता है। किसका, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का। जब इस रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 6 मॉलिक्यूल किसके, जल के, यहाँ ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद में यहाँ 12 मोल, यहाँ पर 12 मोल किसका निर्माण होगा, 3PGA का, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। 12 मोल यहाँ 3PGA बनेंगे। और ये कौन सा है, पहला फर्स्ट स्थायी यौगिक, ये पहला स्थायी यौगिक होता है इस रिएक्शन का, किसका, C3 साइकिल का।
पहला स्थायी यौगिक है और ये कैसा होता है, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। अब यहां पर जो पहला स्थायी यौगिक बन गया, क्योंकि इसी ने यहां इसी किसके CO2 का यहां पर अपचयन हुआ है, तब इसका निर्माण हो रहा है। और 6 से कितना, 12 मोल। तो यहां पर पहली बार यहां CO2 का अपचयन हुआ है, या कहें कि CO2 का स्थिरीकरण हुआ है, और उसके बाद यहां पर किसका निर्माण हो जाता है, PGA का, 3 PGA का यहां पर निर्माण हो जाता है। अब यहां जो 3 PGA निर्मित हुआ है, 3 कार्बन वाला, इसका होता है यहां पर फॉस्फोरिलेशन। इस 3 PGA का यहां फॉस्फोरिलेशन होगा, तो यहां पर फॉस्फोरिलेशन होगा तो 12 मोल हैं, तो यहां 12 ATP का यूज होता है। और किसकी उपस्थिति में होता है, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज की उपस्थिति में। ये क्या है, एंजाइम। यहां पर जो फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम है, इस फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इस 3 PGA का फॉस्फोरिलेशन होगा, तो यहां पर 1,3-डाई-PGA के 12 मोल बन जाएंगे। 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के क्या बन जाएंगे, यहां पर 12 मोल बन जाते हैं। अब इसका जो यहां पर बना है 1,3-डाई-PGA, इसका क्या होगा, रिडक्शन। अब इसका यहां पर अपचयन होगा, और ये अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में। ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में यहां इसका अपचयन होगा, और यहां इसका अपचयन होगा तो यहां पर 12 NADPH2, ये कितनी है, 12। यहां ये जो 12 NADPH2 हैं, ये 12 NADPH2 यहां पर यूज्ड होंगी, और NADPH2 किस में बदल जाएंगी, NADPH प्लस में। ATP यहां से ले ली जाएगी और ये NADPH प्लस में बदल दी जाएगी। तो यहां अपचयन में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक ऊर्जा को यहां पर काम में लिया जाता है। और इसके 1,3-डाई-PGA के रिडक्शन के बाद में, अपचयन के बाद में, यहां पर क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 PGAL के 12 अणु बन जाते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या फिर कहें 3 PGAL के यहाँ 12 अणु बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो 12 अणु बने हैं, ये 12 अणु, 12 मोल जो यहाँ पर बने हैं, इन 12 मोल में से 10+2 के रूप में यूज में आते हैं। 2 अणु तो यहां पर हेक्सोज सुगर का निर्माण करेंगे, 2 अणु तो यहां पर हेक्सोज सुगर का निर्माण करेंगे, और बाकी के जो 10 अणु होते हैं, ये 10 अणु इस रासायनिक रिएक्शन को, जो रासायनिक रिएक्शन चल रही है, इस रासायनिक रिएक्शन को पुनः क्रियान्वित करते हैं, पुनः क्रियान्वित करते हैं। तो इस रिएक्शन को आगे ले जाने का कार्य ये 10 अणु करेंगे, और यहां पर हेक्सोज सुगर का जो निर्माण होगा, क्योंकि ये हेक्सोज सुगर किस में बदलेगी, लास्ट में स्टार्च में, तो यहां पर ये 2 अणु के द्वारा होगा। और ये रिएक्शन जो 10 अणु से आगे चलेगी, यहां पर RuBP कहां यूज हुई है, यहां पर, यहां RuBP का पुनः निर्माण होगा, और उसके बाद में ये रिएक्शन कहां चलेगी, आगे की ओर वापस चलेगी। नेक्स्ट, अब यहां पर जो 3 PGAL के 2 एटम थे, 2 मोल थे, ये 2 मोल कैसे हेक्सोज सुगर का निर्माण करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हेक्सोज सुगर का निर्माण, पहला 1 मोल PGAL का 3-फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की उपस्थिति में, 1 मोल, अलग अलग मोल अलग अलग प्रकार में चेंज होंगे, तो पहला 1 मोल 3-फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा मोल जो था, ये दूसरा मोल एल्डोलेज की उपस्थिति में,
एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ये वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे में यहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण कर लेता है तो यहाँ पर दोनों उपस्थित होंगे वहां, और दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर लेंगे, यहाँ पर सुक्रोज का। दोनों मिलकर के सुक्रोज का निर्माण कर लेते हैं। किसकी उपस्थिति में, फॉस्फेटेज की उपस्थिति में। ये फॉस्फेटेज की उपस्थिति में दोनों मिलकर के सुक्रोज का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो सुक्रोज होती है, ये सुक्रोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। सुक्रोज किस में परिवर्तित होगी, यहां स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां हेक्सोज शर्करा से, या फिर कहें कि 3PGL से हेक्सोज शर्करा का निर्माण हो रहा है, और इस हेक्सोज शर्करा से स्टार्च का निर्माण यहां पर हो जाता है। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण कहलाती है। पूरी की पूरी क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण कहलाती है। तो यहां 3PGL से स्टार्च का निर्माण हो जाता है। 2PGL के अणु 12 में से 2 काम में आ गए, बचे कितने, 10। तो यहां जो 10 एटम बचते हैं ये RUBP का पुनर्निर्माण करते हैं। यहां पर जो 10 अणु बचे हैं ये 10 अणु RUBP के पुनर्निर्माण में काम आएंगे। देखिए नेक्स्ट, RUBP का RUBP की पुनः उत्पत्ति, पुनर्निर्माण, पुनः उत्पत्ति। अब यहाँ RUBP की पुनः उत्पत्ति में यहाँ जो 10 बचे थे किसके, 3PGL के, PGEL के, ये यहाँ पर यूज होते हैं। तो कैसे यूज होते हैं देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो RUBP की पुनः उत्पत्ति होती है तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का जो निर्माण होता है ये 4 मोल किसके, 3PGAL के। यहाँ पर 3PGAL के 4 मोल यूज होंगे और 3-फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, 3-फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ DHAP का निर्माण होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होता है और इसके यहाँ 4 मोल हमको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर 4 मोल तो यहाँ काम आ गए और मोल को काउंट कीजिए, 4 मोल यहाँ आ गए और 2 मोल ये रहे यहाँ पर। तो अब ये DHAP जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। इसके 2 मोल, इसके 2 मोल के साथ में रिएक्शन करेंगे और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एल्डोलेज एंजाइम इनको फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। यहां इसके 2 मोल प्राप्त होते हैं। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये फॉस्फेटेज की उपस्थिति में, फॉस्फेटेट एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉस्फेटेज की एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा ये।
अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस फिर 2 मोल PgEl के लेंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस 2 मोल PgEl के ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन दोनों की जो क्रिया होगी वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होगी। यहां पर एक तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होगा और दूसरा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण होगा। यहां पर 2 अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। यहां पर जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये ट्रांस एल्डोलेज की उपस्थिति में सीडोहेक्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट में बदल जाएगा। यूज कौन सा आ रहा है यहां पर? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 मोल, इसके भी 2 मोल यहां पर यूज में आ रहे हैं। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ट्रांस एल्डोलेज की उपस्थिति में सीडोहेक्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में, और किसकी उपस्थिति में? फॉस्फेटेज की उपस्थिति में। जहां डायरेक्ट ऐसे कन्वर्जन होते हैं वहां कौन उपस्थित होता है? फॉस्फेटेज। अगर फॉस्फेट अगर उपस्थित है तो फॉस्फेटेज एंजाइम 1,7 को किस में बदल देगा? डायरेक्ट मोनो में बदल देता। जो डाई है डाई को किस में कन्वर्ट कर देगा? मोनो के अंदर। तो अब यहां पर सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है, और साथ ही साथ यहां जो जल है ये जल यहां पर फास्फोरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा, H3PO4 का। यहां जल के द्वारा फास्फोरिक अम्ल का यहां पर निर्माण हो जाता है। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेटेज ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में, यहां ट्रांसकीटोलेज है, इस ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में यहां राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, इसको रिवुलोज भी कह सकते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है ये तो एपीमरेज की उपस्थिति में रिवुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवुलोज 5 फॉस्फेट में। और जो राइबोज 5 फॉस्फेट था ये आइसोमरेज की उपस्थिति में रिवुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आइसोमरेज आइसोमर्स में कन्वर्जन कर देता है। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के, एक ही जो श्रृंखला होती है इस श्रृंखला में यहां ग्रुप की स्थिति को कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर जो राइबोज 5 फॉस्फेट है ये आइसोमरेज की उपस्थिति में रिवुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जाइलोज 5 फॉस्फेट है वो एपीमरेज की उपस्थिति में रिवुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 + 2 = 4 मोल रिवुलोज 5 फॉस्फेट के यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ हमने जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी वो लिखी थी रिवुलोज मोनोफॉस्फेट, रिवुलोज मोनोफॉस्फेट से क्या बन रहा था? रिवुलोज वन 5 बाइफॉस्फेट, रिवुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो यहां पर जो रिवुलोज 5 फॉस्फेट मतलब 5 स्थिति पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ये तो मतलब है इस चीज का कि 5 कंडीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 5 कंडीशन पर 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। तुम्हारी रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुई थी? रिबुलोज मोनोफॉस्फेट से, और हमको यहाँ पर रिबुलोज मोनोफॉस्फेट ही प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर लास्ट में हमको जाके रिबुलोज मोनोफॉस्फेट प्राप्त हो जाती है। अब ये रिएक्शन वापस से जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं की तरफ वापस चली जाती है। तो यहाँ हमने 4 यहाँ लिए थे, 2 2 और 2, 10 को यहाँ पर हमने यूज में ले लिया। 10 मोल यहाँ पीजीएल के काम आ गए और 2 मोल हेक्सोज शुगर के निर्माण में पीजीएल के काम आ जाते हैं। तो 12 मोल का यहाँ पर यूज्ड हो जाता है और वापस से आरयूबीपी की उत्पत्ति हो जाती है। रिबुलोज मोनोफॉस्फेट की यहाँ पर वापस से उत्पत्ति, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। ये अस्थायी होता है जो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इसका यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन होगा, वापस से किस में कन्वर्ट होगा? 3PGA में, जो पहला स्थायी यौगिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर C3 साइकिल संपन्न होती है। अब यहाँ जो ये C3 साइकिल संपन्न हुई है तो आप कंप्लीटली गिनना कितने यहाँ पर ATP का यूज हुआ है और कितने यहाँ पर NADPH2 का यूज हुआ है। ATP और NADPH2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 तो NADPH2 का यूज होता है और 18 ATP का यूज होता है। तो यहाँ CO2 के स्थिरीकरण में इतनी ऊर्जा यहाँ पर काम में आ जाती है। 18 प्लस 12 इंटू 3 ATP काम यहाँ पर आती है। इतनी ATP यहाँ पर काम में आ जाती है। तो अगर इसको हम रिएक्शन के रूप में लिखें तो रिएक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 6CO2 प्लस 18 ATP 12 NADPH2, क्योंकि यहाँ पर CO2 भी यूज में हुआ है, ATP यूज हुई है और यहाँ पर NADPH2 भी यूज हुआ है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? तब जाके C6H12O6 का निर्माण होता है। ये ADP में बदल जाएंगी, ये NADPH प्लस में बदल जाती हैं। तो यहाँ इतनी एनर्जी को खपा करके शर्करा का निर्माण होता है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को हम एक साइकिल क्यों कह रहे हैं, एक चक्र के रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो चक्र के रूप में ये है आपकी कंप्लीट C3 साइकिल। इस C3 साइकिल में जो 3PGA क्या था? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। तो ये फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड था, जो 3PGA के 12 मोल यहां पर होते हैं, इसका होता है फॉस्फोरिलीकरण। और इसका फॉस्फोरिलीकरण होगा तो यहाँ पर 12 ATP यूज में आएंगी और इससे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इस 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का होगा अपचयन और यहाँ पर 12 NADPH2 यूज आती है और ये 12 NADPH2 यहाँ यूज आकर इसका अपचयन होकर 3PGL बन जाता है। यहाँ 3PGL के 12 मोल होते हैं या 12 अणु होते हैं, जिनमें से 2 ग्लूकोज या हेक्सोज शर्करा के निर्माण में काम आ जाएंगे, जो ग्लूकोज से सुक्रोज और सुक्रोज से स्टार्च का निर्माण करेंगे, और बाकी के 10 मोल आरयूबीपी की पुनः उत्पत्ति में काम आएंगे। तो यहाँ आरयूबीपी की पुनः उत्पत्ति में काम आएंगे। यहां तक रिएक्शन जो चली थी, हमने यहां से रिएक्शन को पढ़ा था, तो पहले रिएक्शन सही मायने में यहीं से स्टार्ट होती है। रिबुलोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण होता है, एटीपी यूज होती हैं, जिससे रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है और रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 और जल यहाँ पर ऐड होता है, तो यहाँ पर पहले स्थायी यौगिक 3PGA का निर्माण हो जाता है।
स्थायी यौगिक से बात करें तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है पहले स्टेबल यौगिक से, और अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम स्टेबल कंपाउंड से बात करते हैं तो रिएक्शन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर RuBP की पुनः उत्पत्ति होगी रिबुलोज मोनोफॉस्फेट के, यहाँ वापस रिबुलोज 1,5 फॉस्फेट का निर्माण होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो 12 और 6 18 और 12 NADPH2 यहाँ पर काम में आ रहे हैं। तो ये है आपकी C3 साइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं हेज-सेलेक्ट चक्र C4 साइकिल नेक्स्ट लेक्चर।